के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करने की कृपया करें ताकि हमें आगे कुछ और नया करने की प्रेरणा मिले। बहुत ही विद्वान और बहुत ही चिंतन करने वाले महापुरुषों ये अभी परिचय करा रहे थे, 4-5 का कराया, मुझे बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर हरपाल सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता थे, सत्यपाल जी का नाम करता हूँ और रमेश पासी जी हैं जिनका अपने फैमिली को छोड़ गए थे केवल समाज सुधार के लिए यहाँ भारत में रह रहे हैं, नहीं तो ये भी कोई बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते थे। ऐसे करके बहुत सारे हैं वो सभी सम्मानित हैं। अब आज ये जो हमारा मीटिंग हुई है, आज ये बहुत ही शुभ अवसर 21 अक्टूबर आजाद हिंद सरकार का गठन हुआ था। आवाज थोड़ी सी 21 अक्टूबर के दिन आजाद हिंद सरकार का गठन हुआ था। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को इसकी शुरुआत की थी। यानी कि उन्होंने अंग्रेजी सत्ता को मानने से करते कि भारतीय है तो भारत पे शासन करने का अधिकार भारतीयों का है, उसके लिए सिस्टम दिया उन्होंने, सरकार बनाई तरीके से उन्होंने। तो उसी विषय पर ये आज हमारे दो नेताओं से वो तो 12 है, 12 को फांसी दी गई नेताओं से, ये जानकारी भी होनी चाहिए हमें। और ऐसे करके हर गांव से क्रांतिकारी बहुत मिल जाएगी। तो ये अभी जो ज्ञात है और शत्रु सिंह जी, तो इस संबंध में ज्वलंत मुद्दे हमारे जो भी अभी कवि ने बताए हमें, और भी बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा जो मेरी नज़र में, जो मैं भी चिंतन करता हूँ कभी, वो यहाँ का जातिवाद है जो बीमारियों की जड़ है। ये जातियों में बढ़ के रह जाना कि मेरी जाति का लीडर हो, मेरी जाति का मुख्यमंत्री हो, मेरी जाति का विधायक हो, और हम करप्शन से मुंह मोड़ लेते हैं। जो हमारे साथ में अन्याय हो रहा है उससे मुंह लेते हैं। केवल हमें अपनी जाति का विधायक, सांसद या फिर मंत्री या जो भी चाहिए। ये जातिवाद कैसे खत्म हो? मैं समझता हूँ कि ये जैसे बीमारी होती है ना, बीमारी अगर बुखार है तो उसे शरीर में भी दर्द होगा, सिर में भी दर्द होगा, उसका पेट भी खराब होगा। बीमारी बुखार है, इलाज होना चाहिए बुखार का। तो उसी तरह से मेरे लिए डॉक्टर साहब जैसे मैं समझता हूँ, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे आपने सौंप दी है, क्षमा चाहता हूँ। हो सकता है कि मैं कहीं बीच में मिस्टेक कर जाऊँ, गलती कर जाऊँ, तो आप मुझे क्षमा कर देंगे। तो ये जातिवाद, अगर जातिवाद समाप्त हो जाए, ये जाति समाप्त हो जाए ना, तो ये बीमारियां मैं समझता हूँ कि बहुत सारी भ्रष्टाचार की हो या इस तरह की जो बीमारियां हैं, दूसरी जो अभी कवि ने बताई, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो उसी के ऊपर मैं सबसे पहले बहुत ही विद्वान है हमारे बीच में, चलो बात में डॉक्टर हरपाल सिंह जी, आप ही शुरू करो। जी आप हमारे प्रदीप जी के द्वारा, प्रधान जी के द्वारा, जिसके मेरी ओपिनियन में संयोजक तो हमारे इकबाल जी कवि जी हैं। इसका जो शीर्षक है और जो उद्देश्य है वो तो बड़ा महान है, क्योंकि इसमें दो चीज दी गई है, यज्ञ एवं परिवर्तनकारी विकास हो। ये परिवर्तन के लिए है, और जो शहीद हुए हमारे उनको हम भूल गए या जिनका हम स्मरण नहीं कर पाते, या जो हमारा शासन प्रशासन है वो भी उनको उतना महत्व नहीं दे पाया जितना देना चाहिए था। उन सब की हम फिर से रिन्यू करने के लिए, उनको उजागर करने के लिए हम ये गोष्ठी हमारी हुई है। वे हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। अब जैसे इसमें नाम दिया गया हमारे बहुत ही पूर्वज, जिसमें हमारे चौधरी मिठन सिंह जी हैं और चौधरी शत्रु सिंह गुर्जर जी भी हैं। ये यहीं से इनका संबंध है, जिन्होंने अपनी कुर्बानी की, शहीद हुए, और इनको हम नमन करते हुए, नमन हम सबको करते हुए, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, सबसे पहले हमारे राजा महेंद्र प्रताप जी, सुभाष चंद्र बोस जी, और जितने भी हमारे जिन्होंने शहीद हुए हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी जीवन आहुति दी है, उनको हम पहले पूर्ण से नमन करेंगे। और नमन करते हुए, उनको याद करते हुए जिस बहार की कोशिश शुरुआत की है कि उनके जो स्वप्न थे
कि हम एक परिवर्तन लाए, एक समाज में परिवर्तन होगा, आजादी मिलेगी और जो समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो आखिरी गरीब है, उसको भी वे संसार के साधन मिलेंगे जिससे वो वंचित हैं। वे वंचितों के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने देश की खुशहाली के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने देश की संपूर्णता के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन हम उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए। जैसे हमारी कवि जी ने भी एक प्रस्तावना के रूप में, भूमिका के रूप में बात कही है कि बहुत सारी ऐसी विडंबना समाज में पैदा हुई जिसका निवारण नहीं कर पाए। जैसा इन्होंने बताया कि शादी का, मैरिज का मामला बताया है ही कि वो बहुत बड़ी एक सामाजिक व्यवस्था को नष्ट नाबूद करने के लिए एक प्रकरण शुरू हो गया, जिसका खंडन नहीं किया गया। सरकार ने भी उसको जो है करीब करीब स्वीकार किया, लेकिन ये सब समाज के लिए एक रीति जो थी वो कुरीति में ही बदल कर रहेगी। इसका हमें जरूर समाधान करना चाहिए। आपस में भी समाधान है, सामाजिक व्यवस्था में भी समाधान है, समाज भी इसके लिए दायित्व है, हम और आप भी इसके लिए दायित्व हैं। हमारे बालक हैं, हमारे बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनका दायित्व हमारे ऊपर है। हम उसको किस तरीके से हम उनको संस्कारित करें। जो कुछ कमी आई है हमारे बीच में, संस्कार की कमी आई है। जो पहले दिया गया यज्ञ जो है, जो सर्वश्रेष्ठ कर्म है, संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म यज्ञ है। यज्ञ के द्वारा ही सभी बुराइयां दूर करने का साधन है। वेद में सभी बुराइयों को दूर करने के लिए, निवारण करने के लिए उन्होंने सब चीजों को सुझाया है। सारे उन्होंने सुझाव दिए गए हैं, मंत्रों के द्वारा सुझाव दिए गए कि हम इसमें ऐसा लेकर चले। सत्ता प्रकाश दिया महर्षि ने, हमारे महर्षि जी ने, दयानंद जी ने, जिसमें सभी बुराइयों के लिए, सभी जितना भी हमारा अपना दायित्व है, जितना भी हमारा व्यक्तिगत दायित्व है, जितना भी सामाजिक दायित्व है, उनके लिए विस्तार से उन्होंने चर्चा की कि हम जो है समाज के द्वारा पहला, दूसरा, तीसरा समुदाय से उन्होंने वो हमारा दायित्व बनता है कि हम उसका अध्ययन करें, उसका हम अपने प्रैक्टिकल जो हमारा जीवन है उसमें हम उतारने का प्रयास करें और इन बुराइयों से दूर करें जो हमारे समाज में ये कुरीतियां जो है जहाँ भी हैं, जैसी भी हैं, उनको हम करें, उनको हम निवारण करने का प्रयास करें। और ये जो हमारे शहीद हुए हैं जिनको हम भूलना नहीं चाहिए, उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी हमारे लिए दी है। हमारे चाहे चौधरी साहब सतर सिंह ने हो, मिठनलाल जी हो, चौधरी बदन सिंह ने हो, जिनके प्रपोज यहाँ देशपाल जी हैं, जिन्होंने जो है सड़क का नाम चौधरी बदन सिंह के नाम से करवा दिया, हो गया। ये इनके लिए भी धन्यवाद के पात्र है। हम भी प्रयास ये करेंगे कि उनका नाम जो है इसी तरीके से, जैसे उनका नाम सितारों के रूप में, क्रांतिकारियों के रूप में, इन चौधरियों का नाम क्रांतिकारियों के रूप में रहा है, इनके नाम से भी कोई न कोई रास्ता, कोई न कोई इस तरह के संबंध से स्मरण करने के लिए वो है कि ये भी चौधरी मिठन सिंह मार्ग है, ये चौधरी सतर सिंह मार्ग है। इस तरह का प्रयास हमारे इन समाज के द्वारा होना चाहिए। जो यहाँ के अपने बहुत अच्छे जिम्मेदार आदमी हैं, जो हमारे यहाँ के सामाजिक दायित्व जिनके ऊपर है, जनप्रतिनिधि हैं, वे भी इस दायित्व को निभाने का प्रयास करें और इनको नमन करें और इनके जो हमारे इनके बताए हुए रास्ते हैं कि समाज को हम किस तरीके से बदल सके हैं। जो आखिरी व्यक्ति है समाज का, जो वंचित है, गरीब है, उसको हम सुविधा देने का प्रयास करें, उसकी मदद करें, हेल्प करें, उसका जो भी जितना भी हम कर सकें, जितनी भी हम उसके साथियों में, व्यायाम में, जिसका उसकी जो बीमारी है, जितना हम कर सके, जितना हमारा दायित्व है, उसको निभाने का प्रयास करें। जहाँ सरकार अपना प्रयास करने का प्रयास करती है, निवारण करने करते हैं, तो हमारा भी दायित्व है समाज का भी कि वो भी उसमें प्रयास में अपना योगदान जरूर दें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं इनको जो शहीद हैं इनको पुनः नमन करते हुए और इनके बताए हुए रास्ते पर अपना
हम जितना भी जीवन है उसको उतारते हुए और उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए समाज का नुकसान करें, समाज में हम निवारण करें जितना भी हम संभव हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको परिवर्तन सोचती है। इन्हीं शब्दों के साथ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद और दो लाइन के बाद में अपनी बात समाप्त करता हूँ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये बच्चे से बीमारी बहुत अच्छी है। मैं तो सिर्फ इतनी ही बात जानूं, बोलना मेरी बात नहीं यार। मैं गांव में एक आग लगी हुई थी, उसमें जो है एक चिड़िया जो है तो उस पर पानी डाल दी और लोग बाग हंस रहे जो वहाँ बैठे थे। उसने कहा करने लगे हंस तो क्या लगे वो दब जाएगा, आग रुक जाएगी। क्या लगा आग ना बुझो, कम से कम जब आग लगने का नाम आएगा इस काम की कुछ दिन मेरा नाम जरूर आएगा, मैं बुझाने की कोशिश करी जाने की तरह देखा नहीं बैठा। बहुत हाँ भाई, अरे कहाँ जा रही सब चला आगे अगले वक्ता के रूप में अच्छा बहुत ही सम्मानित हमारे बीच में समाज सेवी श्री सत्यपाल सिंह। ये जो विजेंद्र सिंह जी हैं हमारे, ये आर्य समाज के हमारे मंत्री भी हैं और वहाँ के बहुत अच्छे कर्मठ कार्यकर्ताओं के रूप में इनकी गिनती है। विजेंद्र सिंह जी खड़े हो जाओ एक बार। ये बहुत ही बहुत परिश्रमी है, बहुत हमारे बीच में दूर दूर से मित्रता मंडल आए हुए हैं और सभी महानुभाव। आज का गोष्ठी का विषय बहुत ही गंभीर और बड़ा विस्तृत विषय है और ये जो प्रयास है ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है कि हम अपने शहीदों को याद करें और उनका जो लक्ष्य रहा होगा, उनका जो लक्ष्य था देश को आज़ाद कराने के लिए और उसके बाद स्वतंत्र देश को डेवलप करने के लिए अच्छी अच्छी नीतियां हम अपने स्लो बनाएं, तो ये इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम लोगों का दायित्व बनता है कि उनकी कुर्बानियां बेकार ना जाए और हम जैसा देश को चाहते थे ऐसा देश बनाने में सब मिलजुल कर कार्य करें। मैं 57-58 से राजनीति में भी रहा हूँ, सोशल वर्कर भी रहा हूँ और जहाँ तक स्वतंत्रता सेनानियों की बात है, मैं मेरठ में रहा हूँ। यहाँ भी जब मैं बड़ौत आया 61-62 में, मैंने सबसे पहले बागपत तहसील के स्वतंत्रता सेनानियों की एक लिस्ट ली और उनका संगठन बनाया और राष्ट्रीय पर्वों पर हम उन्हें सम्मानित करते थे, उनके संस्मरण सुनते थे और उनसे हम मार्गदर्शन पाते थे। तो उससे हमें पता चलता था कि क्या जज्बा था इन लोगों के अंदर जब ये लड़ाई चल रहे थे आज़ादी के लिए। तो उस जज्बे को आज भी हमें महसूस करके और उनके लिए जो लक्ष्य पे लेकर चलते थे, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें मिलजुल करके आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत अच्छा प्रयास है संगठन का कि इन्होंने इस तरह का बीड़ा उठाया है। श्री धीरदास जी अगले वक्ता के रूप में मैं फोन करते हैं। अपना थोड़ा सा युवा भी हैं आप, नहीं करो ना, आप युवा हैं, आप कैमरे में तो आ ही जाओगे। ओम
गुप्ता जी हमारे बीच में भगवत के रूप में बुलाए हुए उनके चरणों में स्वागत हुए और बहुत बहुत सभी का हार्दिक धन्यवाद। आप सभी दूर दराज से आज इस विचार गोष्ठी में सम्मिलित हुए और हमारे माननीय प्रदीप जी जो जिसने आज यहाँ विचार गोष्ठी कराई है, मैं आज पहली बार ऐसी विचार गोष्ठी में आया हूँ जो आज प्रदीप जी के सौजन्य से यहाँ कराई जा रही है। उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और आभार। देखिए अभी पूर्व में वक्ता ने कहा है संस्कार। युवा होने के नाते जहाँ तक मैं अपनी बुद्धि और विचार विवेक से समझता हूँ, सबसे मेन चीज संस्कार। यदि संस्कार आप सभी के अंदर संस्कार, आप बुजुर्ग हैं, ज्ञानी विचार के लोग हैं, बड़े ज्ञानी हैं, विवेकशील हैं, आपके अंदर हैं, लेकिन आप आने वाली जो जनरेशन है, जनसंख्या है, आपके जो बच्चे हैं, उनके अंदर वो संस्कार कतई भी नहीं है जो आपके अंदर संस्कार हैं। जो आपसे पहले आपके पूर्वज थे उनके अंदर संस्कार, जो हमारे पूर्वज के अंदर जो संस्कार थे वो संस्कार आज आपको किसी यानी लाखों करोड़ों में किसी घर में एक बच्चा ऐसा मिल सकता है जो पूर्णतः आपके संस्कारों पर खरा उतरता हो। वरना सब कहने की बात है, हमारे बच्चे ऐसे, हमारे बच्चे, हमने उनके अंदर वो संस्कार नहीं डाला। आज देखिए क्या हो रहा है समाज के अंदर। जब बच्चा पैदा होता है ना, हॉस्पिटल के अंदर, घर में तो पैदा नहीं हो रहा कोई, सब हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, वहीं क्या हो रहा है। तो वहाँ क्या करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं और वीडियो कॉल करके बच्चे के सामने मोबाइल लगा देते हैं। एक पैदा होते हुए बच्चे के सामने मोबाइल लगा दिया, वीडियो कॉल करके दिखा दिया, उसमें खुश हो रहा है, देख रहा है, और उसको देखने वाला भी खुश हो रहा है, और जो मोबाइल दिखा रहे हैं वो भी खुश हो रहे हैं। धीरे धीरे उसे ऐसी आदत पड़ जाती है, सबसे पहले वो मोबाइल चाहिए। खाना नहीं खाएगा, दूध नहीं पिएगा, कुछ भी नहीं, सबसे पहले मोबाइल चाहिए। तो संस्कार किसने डाले, आप ये बताओ। हम ही ने डाले। आप जवाब दें। सिर्फ हमारी कमी है कि हम समाज को खुद ही बिगाड़ रहे हैं। यदि हम देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। संस्कार वो बीज होता है जो किसी भी बच्चे को, किसी भी राष्ट्र को बिगाड़ भी सकता है, बना भी सकता है। तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत आभारी हम आपके उद्बोधन के। अगले रूप में प्रेरणादायी इकबाल कबीर जी आइए और अपने उद्बोधन से सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बहुत अच्छे विचार आपके सामने आए, बहुत अच्छे विचार और वे इससे पहले मैं अपनी एक कविता आपकी सेवा में प्रस्तुत करूँ। मैं चाहूँगा कुछ नारे मेरे साथ लगा। मैं कहूँगा अपनी शक्ति का एहसास करो। आपको 2 बार कहना है, एहसास करो, एहसास करो। हर नारे का यही हो। नरेंद्र भाई मैं खड़े हो, तभी इशारा करना है। हर नारे को भूमिका की जरूरत नहीं, हर नारे को आप समझते चले जाओ कि पकड़ते 2 बार आपको रिपीट करना है। अपनी शक्ति का एहसास करो, अपनी शक्ति का एहसास करो, अपने यथासंभव प्रयास करो, अपने यथासंभव प्रयास करो, मायूसों में विश्वास भरो, प्रयास करो, प्रयास करो। अरे मायूसों में विश्वास भरो, प्रयास करो, विश्वास करो। एक नया इतिहास रचो,
सी हम सेंस बदल ले, भाव बदल ले, उसका बात वही है। वहां लगे नारा देश प्रेमियों की हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। ये लगे ना, इस नारे को यूं लगाओ कि देश भक्तों का सम्मान है, देश द्रोहियों का नाश हो, देश भक्तों का सम्मान हो, देश द्रोहियों का नाश हो, नेताओं में सद्भावना हो, नेताओं में सद्भावना हो। इन लगाइए सारी बात से सहमत है, इसमें दिक्कत इसका कम कि देश प्रेमियों का सम्मान हो, सम्मान हो, देश प्रेमियों का सम्मान हो, देश प्रेमियों का सम्मान हो, देश द्रोहियों का नाश हो, नाश हो ही बोलना, इसका सारे मतलब एडिटिंग का बहुत बजीता होगा, इसका पत्नी देश द्रोहियों का नाश हो, देश द्रोहियों का नाश हो, नेताओं में सद्भावना हो, नेताओं में सद्भावना हो, भारत का उत्थान हो, उत्थान हो, ये चीज लगनी चाहिए। एक नारा तो पंचायत में लगे है, लगना चाहिए हर बिरादरी के आदमी। टीवी प्रमोद भाई कह रहे थे, बहुत बढ़िया बात कह रहे थे, पर मैं 2-3 बात कहनी चाहूंगा। पहली, ये आर्य समाजी के नारा लगा हुआ है कारण हमको कभी नहीं होने का, लिख लो। व्यवहार की है दुनिया में बहुत बात, ये मुसलमान के नारा लगा हुआ है, सारी दुनिया को मोमिन नहीं बना, कभी नहीं बने। सारे मतलब 5 भगत नुआ किसी बात के नाम से पड़े, कभी नहीं बनना। या सारी दुनिया मोमिन नहीं बने, या सारी दुनिया आर्य की परिभाषा में आर्य नहीं बने। आर्य होना मंत्र पढ़ना नहीं है, आर्य होना श्रेष्ठ है, उससे कई रूप हो सके। या जाति कभी खत्म नहीं हो, जिसकी हम बात, जाति में सियासत पूरी है, जाति तो व्यवस्था है, जाति एक व्यवस्था है, जाति में सियासत बुरी है। जिस दिन यह सियासत हट जाएगी उस दिन कुमार के जातक को कुमार कहने की ऊपर उठकर नैतिक भौतिकवाद का आह्वान करिए, नैतिक भौतिकवाद का आह्वान करिए। ये लाइव डॉक्टर साहब के अभियान को समर्पित है, इनकी सोच को समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जीवन ज्योति दरबार हॉस्पिटल के बैठे हैं, ट्राई करो नहीं मैं बोलूं आपका बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, दरबार हॉस्पिटल चला रहे हैं, बहुत अच्छी समाज सेवा कर रहे हैं। प्रमोद भाई, इनके बाद प्रदीप को ले लो, 2 शब्द कोई बात नहीं, इनको इनके बाद कोई नहीं, इनके बाद चलेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी और आए हुए सभी सम्मानित के लिए मेरी शुभकामनाएं और नमस्कार। मेरी तरफ से सभी के लिए जो हमारे साहब ने प्रवचन किए, मैं उन्हीं का आदर करते हुए सभी से इतना ही बोलने की आज की सभा के अध्यक्ष महोदय, मेरे बुजुर्गों, हमारे साधु पुरुषों एवं नौजवान साथियों, आज इस सभा में मैं अपने सभी क्रांतिकारियों को, शहीदों को,
जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना जीवन समाप्त कर दिया, न्यौछावर कर दिया, उन सभी वीर क्रांतिकारियों को नमन करते हुए, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, आप सभी की आज्ञा लेकर मैं अपने विचार आपके बीच में रखना चाहता हूँ। ये मैं आभारी हूँ हमारे कवि साहब इकबाल जी का कि इन्होंने इस प्रबुद्ध वर्ग की सभा में इस क्रांतिकारी विचार को आगे बढ़ाने के लिए जो सभा हो रही है, इसमें मुझे निमंत्रण दिया, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर मनुष्य इतना, मैं भी कुछ ऊट-पटांग बातें ऐसे ही बोलता हूँ सीधे सीधे, ज्यादा मलाईदार बात कहने की मुझे आदत नहीं है, जो उचित लगता है वही बोलता हूँ क्लियर। आज मनुष्य का चारित्रिक पतन पूरी तरह से हो चुका है। दीन ईमान मनुष्य बेच चुका है। समाज में जो भौतिकवाद है उसको प्राप्त करने के लिए और भौतिक संपत्ति प्राप्त करके समाज में व्यक्ति अपना सम्मान प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि कमजोर वर्ग, दबा कुचला वर्ग, छोटा वर्ग, ऊंचा वर्ग, बड़ा वर्ग, सभी केवल स्थिति ऐसी पैदा हो गई है, सब धनवान लोगों का ही सम्मान बढ़ता जा रहा है। साथियों, आज धरती पर, धरती की बात करूं पृथ्वी पर, पूरे भारत देश की बात करूंगा, दूसरे देशों का मुझे ज्ञान नहीं है, मनुष्य से गिरा हुआ कोई भी नहीं है। पशु पक्षी से भी ज्यादा गिरावट मनुष्य के अंदर आ चुकी है। पशु पक्षी इतने गलत काम नहीं करते जितना मनुष्य कर देता है कभी। इसका कारण यह है, जैसे पूर्व वक्ताओं ने रखा, कि हमारा संस्कृति, मेरा तो यही विचार है, बाकी आप लोगों ने विचार रखे हैं, इन शब्दों के साथ मैं अपने विचारधारा को समाप्त करता हूं। शिव कुमार जिंदाबाद। सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम करना चाहते हैं, जो भी हमें एक नया विचार मिलता है, उस पर अमल करना। तो अगर अमल नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या है, तो विचारों की अयासी हो जाती है कि आए गए और दो शब्द हम बोले। उसके बाद में एक हमारे युवा है अमित शर्मा जी, दिवाली से है। अमित शर्मा जी ये समाज सेवा में रहते हैं। आइए, आपका मजा, आइए भाई साहब। प्रदीप जी को एक मौका पहले दे थोड़ा सा समय आप सभी को नमस्ते। कोई फॉर्मेलिटी ना निभाते हुए अपनी बात रखता हूँ। मैं शाम के समय अपने बच्चे को शहीद भगत सिंह के बारे में बता रहा था। जब मैं बता रहा था तो मैं एक कहानी सुना रहा था कि बेटे, एक कहानी ये है कि एक बुढ़िया फटे हुए कपड़ों में लकड़ी बिन रही थी, तो कुछ खड़े हुए वहां लोगों ने उससे कहा, बुढ़िया तू यहाँ ना आया कर, तेरे लड़के को गोरों ने मार दिया क्योंकि वो चोर डाकू था। तो उसने कहा, नहीं नहीं, मेरा चंदू डाकू नहीं था, वो तो शहीद हुआ है। ये बात है 1949 की। तो वो उस बुढ़िया का नाम था जगरानी देवी, उसके बेटे का नाम था जो पांचवा था चंद्रशेखर आजाद, जिसे वो प्यार से चंदू कहा करते। ये विडंबना है कि ये आजादी के 2 वर्ष बाद की घटना मैं आपको सुना रहा हूँ। तो खैर वो सारी घटना आप लोग जानते होंगे। तो मेरे बच्चे ने बहुत सुंदर प्रश्न किया मेरे से, जिसका जवाब मैं ढूंढता रहा, लेकिन उसका जवाब मुझे आज मिला। उसने कहा, क्या कुछ लोग आज भी चंद्रशेखर आजाद है? क्या कोई है जो उनके बारे में आज भी बात करता होगा? 7-8 साल का मेरा बच्चा है। मैंने तब तो उसको संतुष्ट कर दिया, लेकिन मैं मन ही मन सोचता रहा, क्या सच में ही कोई है समाज में ऐसे लोग जो वाकई उन क्रांतिकारियों की बात करते होंगे, उन शहीदों के बारे में सोचते होंगे? धन्यवाद प्रदीप भाई का कि उन्होंने वाकई मुझे उन लोगों के बीच में बुलाया और उन लोगों को सुनने का मौका मिला जो वाकई क्रांतिकारियों की बात करते हैं, जिनके मनों में, जिनकी
उम्र पढ़ाई बहुत बढ़ चुकी होगी, लेकिन उनके मनों में आज भी उन क्रांतिकारी शहीदों के लिए जगह है, उनके बारे में सोच रहे हैं वो। मैं सिर्फ एक उस क्रांतिकारी में आदरणीय कवि जी से क्षमा चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि नहीं किसी के बारे में नहीं बताना, उन सबको पता है सबके बारे में, लेकिन मैं 2 मिनट के बारे में बताना चाहता हूँ। एक अशफाक उल्लाह खां एक क्रांतिकारी हुए। जब अशफाक उल्लाह खां फांसी के फंदे पे जा रहा था तो मात्र 2 गज की दूरी पर जब फांसी का फंदा था तो उससे अंग्रेज अधिकारी ने एक बात कही, अहमद अशफाक बहुत तू क्या मांगना चाहता है, तेरी अंतिम इच्छा हम पूरी करेंगे। जब उसने ये कहा तो अशफाक हंस पड़ा और अंग्रेज अधिकारी से कहा, ए अंग्रेज तेरे से तो मेरी मांग पूरी नहीं होगी। उसने कहा नहीं, जहाँ से सूरज उगता है और जहाँ तक छिपता है वहां तक हमारा शासन है, हम ऐसे कौन सी मांग है तेरी पूरी नहीं कर सकते। उसने कहा तेरे से नहीं हो सकती मेरी मांग पूरी। उसने कहा नहीं मांग तो क्या, सुन अंग्रेज, यदि तू मेरी मांग पूरी करना चाहता है तो क्या करना चाहता है तो सुन मेरी मांग क्या है, मेरी भारत माँ को आजाद कर दे, ये मेरे मात्र 2 फुट की दूरी पर मौत झूल रही हो, वो फिर भी तनिक ने डगमगाया अपनी बात को कहते हुए। अंग्रेज की गर्दन जैसे ही नीचे हुई, ताली मार के वो क्रांतिकारी हंसा और उसने कहा मैंने पहले कहा था ना कि तेरे से मेरी मांग पूरी नहीं होनी, लेकिन मैं उस खुदा से जरूर एक मांग करता हूं, यदि मैं आज शहीद हो भी जाता हूं तो परमपिता परमात्मा मैं उस धर्म से आता हूं जिसमें पुनर्जन्म की व्यवस्था नहीं है। यदि कहीं फिर भी पुनर्जन्म की व्यवस्था मेरे धर्म में हो तो मैं वाकई इस भारत माँ में जन्म लूं और जो मेरा पूरा सपना रह गया हो मैं दोबारा से उस सपने को पूरा करूं। अब की बार अंग्रेज हंसा, कहने लगा रे अशफाक बहुत बढ़िया बात कही तू, पर तू एक बात बता दे मुझे, यदि तू आदमी ना बन के औरत बन गया फिर क्या करेगा। अशफाक बहुत तेज हंसा और कहा फिर तो मजा ही आ जाएगा। उसने कहा क्यों आ जाएगा मजा, कहने लगा अब तो मैं अकेला अशफाक हूँ, फिर मैं एक क्रांतिकारी नौजवान युवक से शादी करूंगा और 1 दर्जन अशफाक पैदा करूंगा और वो अशफाक हमारी साथियों के कर्जानी में भारत माँ को आजाद कराएंगे। तो जो चीजें यहाँ चल रही थी, चंद्रशेखर आजाद की एक बात और याद ना करो तो मुझे लानत है मेरे पे और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जैसे ही चंद्रशेखर आजाद ने जो काकोरी रेल डकैती कांड हुआ, चंद्रशेखर आजाद उसका मास्टरमाइंड था। जैसे ही आजाद के सामने उस धन को लाया गया और धन को लाने के बाद उनकी माता की स्थिति, उनके परिवार की स्थिति बड़ी दयनीय थी। ला करके उस धन को उनके सामने रखा गया और एक क्रांतिकारी ने शायद दिल से कहा होगा या परीक्षा लेने के लिए कि पंडित जी इस धन में से थोड़ा सा धन जो आपकी माँ की व्यवस्था थोड़ी सी खराब है वहां भी पहुंचा दिया जाए ताकि उनकी व्यवस्था भी सुधर जाए। आजाद ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उसने फिर कहा कि पंडित जी आपकी माता जी भूख से तड़फड़ा रही है, इसमें से थोड़ा सा धन आपकी माता जी तक पहुंचा दिया। तो उस क्रांतिकारी आजाद ने जो उनका लीडर था किस तरह से इस व्यवस्था को बदलना है वो सारे विचार हुआ करते थे आजाद ने कहा था कि मैं अपने पिस्तौल में गोलियां भर के रखता हूं और इस धन का सबसे पहला हक है मेरी भारत माँ का, और यदि कहीं मेरी माँ की भूख इस भारत माँ की आजादी के बीच में आएगी तो एक गोली मार करके मैं अपनी माँ की भूख भी शांत कर सकता हूँ। ऐसे क्रांतिकारी, लेकिन किसी की विडंबना देखिए हाय कि हम लोग उन्हें भूल चुके हैं। और उसका कारण ये है, अभी मेरे से पहले वो वक्ता ने एक बात कही थी कि हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें तो कर देते हैं लेकिन नहीं, हमारे परिवारों से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को बताते हैं चंद्रशेखर आजाद कौन था, धन सिंह कोतवाल कौन था, कितने बताते हैं। ये हमें सोचना पड़ेगा। संस्कारों की बात तो हम कर रहे हैं पर हम दे क्या रहे हैं। बताओ कि हम कितने लोग अपने आप जब शाम को बैठते हैं अपने परिवारों में, कितने लोग कहते हैं मेरे बच्चे के सामने ये मैं 10वीं से तब से मैं पढ़ता हूँ कि भगत सिंह कौन था, उन्होंने किस किस तरह से पीड़ा। उन लोगों में एक जज्बा था क्या, मरने का। जब राजगुरु था तो राजगुरु ने भगत सिंह चंद्रशेखर से लड़ा था वो कि हर बार आप भगत सिंह को भेज देते हैं हर चीज के लिए, अब की बार मेरा मरने का नंबर है, मैं भी भगत सिंह के साथ जाऊंगा, मैं भी शहीद होना चाहता हूं। ये नहीं कि आप भगत सिंह को आगे कर देते।
तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी मुहिम के साथ एक मुहिम और जोड़ें कि आप अपने परिवारों में, अपने रिश्तेदारों में, आप सभी जगह इन क्रांतिकारी और शहीदों के विषय में बताएं, ताकि जो अधूरा सपना वो वहाँ रह गया था, उस कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में ही दोबारा से कोई ना कोई क्रांतिकारी आजाद बने, कोई ना कोई शहीद बने, ताकि जो व्यवस्था उस समय अधूरी रह गई थी उसको बदलने के लिए वे लोग आ गए। बहुत बहुत मेरा वक्ताओं से सभी से निवेदन है कि थोड़ा समय का ख्याल रखें, क्योंकि समय बहुत कम लग रहा है। अगले वक्ता के रूप में ये राजेंद्र सिंह राठी जी जिन्होंने कार्यक्रम ये अपने यहाँ किया है। कार्यक्रम का सर्वप्रथम मेरा सभी जो पुण्य आत्माएं सभी एक छोटे से बुलावे पे आए और कवि इकबाल जी ने मुझे विचार दिया, इनका और सभी का तहे दिल से मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और हमेशा आप सबका आभारी रहूँ। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा कहते हुए नहीं, केवल उसी विषय पे आता हूँ जिस विषय की वजह से ये आज गोष्ठी रखी गई है। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि जो हमारे आजाद हिंद सरकार का स्थापना दिवस है। आजाद हिंद सरकार वो सरकार थी, आज भी हमारी सरकार है, स्वतंत्र भारत की सरकार है, लेकिन स्वतंत्र भारत में वो सरकार थी जिसमें हर किसी को अपना करने की, सुनने की, कहने की अपनी स्वतंत्रता थी। आज हम स्वतंत्र होके भी स्वतंत्र है, बिल्कुल आज हम स्वतंत्र होके भी स्वतंत्र है। हम अपनी बात, अपना विषय, अपना कुछ भी चीज रख नहीं पाते। अभी आप सब लोगों ने मेरे से पहले कहा है, मैं ज्यादा नहीं कहता, मैं केवल ये आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जैसे हमारे नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो हम सभी जो भी आप सब है इस मुहिम में शामिल है, अगर आप सभी सहयोग करेंगे तो वास्तव में ही देश दोबारा आजाद होगा। मैं आपको केवल एक अपना विषय बताता हूँ, दिन ऐतिहासिक है, जगह ऐतिहासिक है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा गांव है, आप सबका गांव है, क्रांतिकारी गांव है। हमारा गांव उस समय जब देश आजाद नहीं था, उस समय भी हमारे गांव के ऊपर, जैसे बुजुर्गों ने हमें बताया कि यहाँ पे अंग्रेज को जो है शासन करने के लिए, एक तो अंग्रेज शासन कर ही रहे थे, एक अंग्रेज पहले से ही शासन करने के लिए यहाँ अंग्रेज की कोठी थी, हमने भी देखी। उसका बहुत सारा वो देश आजाद होने के बाद ही यहाँ से काफी दिन बाद गया। तो क्योंकि हमारे गांव का, जैसे बुजुर्गों ने बताया कि बागी गांव था। बागी का मतलब कि जो अंग्रेजों के शासन को नहीं मानते थे, जो अंग्रेजों के शासन को नहीं मानते थे वो बागी गांव थे। भाई जिन्होंने अंग्रेजों का, क्योंकि मैंने खुद सुना है, हमारे बुजुर्ग ने बताया कि अगर किसी के घर में पेड़ खड़ा है, उसका टहना टूट के आंधी में गिर गया, तो उसकी भी हिम्मत नहीं थी कि उस टहने में से भुट्टा बना ले या कोई काटने की लकड़ी बना ले जलाने की। वो सूचना चौकीदार अंग्रेज को, अगर किसी ने काट लिया अंग्रेज को कहता था और अंग्रेज वहां आके सजा देते। और आप सब लोगों की दर्शना है और सभी चाह भी रहे हैं कि भाई दोबारा उस समय देश आजाद करने की आवश्यकता थी, जब देश स्वतंत्र था तो आजाद कर, अब स्वतंत्र है, लेकिन हमारी मानसिकता स्वतंत्र हो चुकी है। हमारी जो मानसिकता है वो बिल्कुल स्वतंत्र हो चुकी है। एक नेता के, एक सिस्टम के, एक जनप्रतिनिधि के, जिसका काम एक लोगों की सेवा करना है, सेवा नहीं है। वो केवल अपनी मेवा देख रहा है कि मैं कैसे बढ़ूं। अगर आज गांव का एक मेंबर या प्रधान या कोई छोटा सा भी जनप्रतिनिधि आपके बीच में है, वो रातों रात अमीर हो जाता है, उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बदल जाता है, उसका रहन सहन बदल जाता है, तो पैसा कहां से आया? भाई अगर वो कह रहा है कि मैं सेवा कर रहा हूं, तो फिर पैसा कहां से आया उसके पास? पैसा आया कहां से? अब वो पैसा किसी का नहीं है। हम सब सोए हुए, हम सोच रहे इसी के साथ तो हो रहा है, उसके साथ हो रहा है, उसके साथ हो रहा है, वो सबके साथ हो रहा है। वो सबका पैसा, हमारा आपका सबका पैसा है। अभी हमारे कवि इकबाल जी ने बताया था कि हमारी सरकार ने, चलो मैं इस सरकार को जो है धन्यवाद करता हूं, मोदी जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सोचा तो सही, अमृत महोत्सव के माध्यम से जो देश की आजादी में जिन्होंने योगदान किया था क्रांतिकारी वंशजों ने, उनके विषय में उन्होंने सोचा और अमृत महोत्सव के नाम से आदमी ये कहना वो पत्रिका बिका हुआ है, कोई चौंधी मैंने तो आप तक इतने भाई बहुत 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 जो है जुझारू।
स्वामी जी का बहुत बहुत अभिनंदन। अभी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने वक्तव्य के रूप में थोड़ा समय का ख्याल लूँ। मैं एक बात को बता थोड़ा सा कि हमें ज्यादा ध्यान देना है उन कारणों पर जो कारण हमें गुलाम, मानसिक गुलाम, जैसे प्रदीप भाई ने मानसिक गुलामी की बात है, मानसिक गुलाम बनाए हुए उन कारणों में भी ध्यान देना है। मैं कवि जी कहाँ गए हमारे, थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ मैं। प्रधानमंत्री इंग्लैंड की 45 दिन बाद पद छोड़ दिया। ये बोलते हैं यूनाइटेड, इसे बोलते हैं यूनाइटेड, संगठित होकर काम करना, छोड़ दिया अपने आप ही। इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर ने हाँ, यहाँ एमएसपी के लिए किसान आंदोलन कर रहे थे। एमएसपी के लिए किसान का हक है ये। 1.5 साल बैठे रहे, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में बैठे रहे, अपने बच्चों से सबसे दूर रहे, लेकिन कोई ध्यान नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों? ये कारण ढूंढना है, वो कारण कैसे दूर हो, ये भ्रष्टाचार कैसे दूर हो, प्रेशर कैसे, अच्छी बात कैसे शुरू हो, उन कारणों को बनाना है, उन कारणों को पैदा करना है जिससे कि प्रधानमंत्री लीजा ट्रस्ट की तरह यहाँ का भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पद छोड़ने को बाध्य हो जाए। लेकिन यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि वी आर डिवाइडेड, हम सभी किसमें बटे हुए हैं, जातियों में। मैं पहले बता रहा था, सबसे बड़ी बीमारी जाति है। ये जाति व्यवस्था नहीं है कि शादी नहीं है, जाति व्यवस्था हर काम में होती है, हमारे हर राजनीतिक हो, सामाजिक हो, हर मामले में है। तो इसे दूर कैसे किया जाए, या जो और भी कोई कारण है, पक्का समझते होंगे, बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, उन्होंने ढूंढ रखा हुआ चिंतन के द्वारा कि कौन कौन से कारण है, उनको कैसे दूर किया जाए। तो मैं अगले राय सिंह राठी जी, ये कनेडा से आए हैं, मुजफ्फरनगर से। चंद्रशेखर जी को शक हुआ, शर्त उतरवाई, देखा, फिर पूछा, सारी बात जब सामने आई तो वो लोग कुछ भी रो पड़ा चंद्रशेखर जी, और कहने लगा जिस भारत माँ के तेरे जैसे लाल हैं उसे कोई ज्यादा देर तक गुलाम नहीं रख सकता। अगर हमें अपने बच्चों को वो बनाना है तो वैचारिक रूप में कम से कम हमें पहले वो बनना होगा, खुद बच्चे अपने आप बनना। इस हमारी पंजाब में होगी प्रख्यात पत्रकार जैसा हमारे आशीर्वाद के सम्मान करते हुए आगे बढ़े समाज भाई आप सभी से निवेदन, प्रदीप भाई थोड़ा व्यवस्था खराब हो जाएगी, ऐसे व्यवस्था थोड़ा खराब हो जाएगी, आ जाओ जी सभी। ये डॉक्टर साहब, मैं आप बहुत अच्छे विद्वान हैं, बहुत अनुभवी हैं, मेरे से एक बार हमारे बीच में ये विजय हिंदुस्तानी जी आए हैं, बीच में हमारे छोटे भाई, बहुत बड़े, मैं कहता हूँ
एक तरह का वैज्ञानिक होंगे इस शरीर के लिए। इन्होंने अपने शरीर के ऊपर क्रांतिकारियों के नाम बुलवाए हैं। थोड़ा सा एक बार आप उनका दर्शन कराते हैं आपको। रुक जाओ पंडित जी, पंडित जी, एक बार सभी लोग आ जाएंगे, सभी लोग आ जाएंगे, निवेदन आप लोग आप भी आ जाइएगा, पत्रकार महोदय आप भी आ जाइएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज सभी लोग कर रहे हैं परिवर्तन की बात, लेकिन पिछली बातें कर रहे हैं किसने क्या किया और हम क्या करेंगे उस पर कोई रणनीति नहीं बनी है। हम कहना चाहते हैं वो समय कुछ और था और आज समय कुछ और है। उस समय टेलीफोन भी नहीं थे देश के अंदर, आज आप वीडियो कॉल पर बात कर सकते हो। वो समय वो लड़ाई हमारे अंग्रेजों से थी, आज हमारी लड़ाई हमारे घरों के जो हमारे देश के अंदर आतंकवाद फैला है उनसे हमारी मुख्य लड़ाई है। उनसे हमें अपना देश बचाना है और हमारे देश आज कहीं ना कहीं एक निचले स्तर पर जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शहीदों को कब याद करते हैं? शहीदों को तब याद करते हैं, फौजी को तब याद करते हैं जब उसकी अर्थी शमशान घाट तक पहुंचती है, उसके पीछे भारत माता जय के नारे लगते हैं, वंदे मातरम, उसके बाद में उस फौजी परिवार को कोई पूछने नहीं आता है। ये एक परिवार की बात नहीं है, देश के अंदर सैकड़ों परिवार फौजियों के हैं जिनको याद नहीं किया जाता है, जिनके घरों में रोटी नहीं बनती है, लेकिन उस फौजी को कोई नहीं पूछता। अभी मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था वैसा बागपत में, टटीरी में एक हेडिंग छपी थी टटीरी में अखबार के अंदर, उसमें लिखा था गांव सूप के अंदर एक फौजी की जमीन पर जो फसल थी उस पर कीटनाशक दवाई डाली गई, लेकिन वो अपनी तैयारी दे रहे। अगर आपके अंदर कुछ ताकत है कुछ कर गुजरने की, तो कहीं ना कहीं फौजियों का और देशभक्तों का सम्मान करना पड़ेगा। एक बात कह रहे थे अभी साहब कि क्या करना है, गंगा जल की सौगंध लेने के, जो करेगा वो गंगा जल की सौगंध नहीं लेगा, वो मन से करेगा, दिल से करेगा, जुनून से करेगा, जज्बे से करेगा, वो देश के लिए जिएगा, देश के लिए मरेगा। अगर मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर सैकड़ों आदमी है, 100 की संख्या है, सिर्फ 3 आदमी चाहिए, देश बदल जाएगा। सिर्फ 3 आदमी, घर बार और ऐशोआराम भूलना होगा, घर को छोड़ना होगा। अगर देश के अंदर क्रांति लानी है, देश में परिवर्तन लाना है और कहीं ना कहीं देश की जो स्थिति है, देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको बदलना है, अपने ऐशोआराम और ये मैं अहम सबको बिल्कुल खत्म करना होगा। आज कह रहे हैं सभी लोग कि भगत सिंह ने वो किया, अरे हम क्या कर रहे हैं अपने देश के लिए? हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, बिल्कुल जीरो। हमारी उम्र क्या हो गई? कुछ नहीं किया। उसका कारण ये है शहीदों का प्रेम जी। बढ़ाओ जी बढ़ाओ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, फूल बनकर आए हो बार के साथ रहना, फूल बनकर आए हो चमन के साथ रहना। दुआ है मेरे देशभक्तों, तुम हमेशा अपने देश के साथ जी और तुम दे सकते हो क्या? समझ नहीं पर दो स्वामी जी के ठीक है ना, आप ऐसा करिए भाई घुमा दी पूरा हो गया। ये भी ले ले यार पानी दे दिया, एक साथ आप बैठो कोई नहीं है।
भाई इधर आ जाओ भाई साहब। सबसे महत्वपूर्ण विचार आपकी सभी के महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक था आज का विषय, उस पर आपने और कहीं ना कहीं हटते रहे, लेकिन आपका डॉक्टर साहब इधर को देख लियो एक बार। डॉक्टर साहब आते जाइए, आते जाओ, चलते रहो, चलो 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 चलते रहो। एक आपने जो ज्ञान दिया था, मैंने आपकी कमी मैंने पूरी कर ली, वही आपने भी देना था। चलो चलो चलते रहो। एक मिनट भाई, पानी ले रहे हो क्या? आओ जाओ। हाँ जी, आशीष जी, आ जाओ। 10 मिनट बाद बात करेंगे। 10 मिनट चलो चलो चलो। आ जाओ वीडियो साहब, आ जाओ। आओ जी। हाँ, आप लाइट खत्म हो गई। नहीं मैं सबसे बात। अरे आप चलो आप चलो बोलो जी, आप इनको चलो। लेना पड़ेगा। आपके साथ चलो माता। एक बार इधर को देख लियो जी। डॉक्टर साहब इधर को देख लियो एक बार। भैया व्हाट्सएप पे नंबर दे दो, कर देंगे। अपना तो करेंगे पहले पत्रकारों को आप मुझे मैसेज कर दो। चल पत्रकार तू भी जाके ले आ। अरे तू
राजकुमार हो गया था सबका राजकुमार हो गया था। हाँ जी हाँ शुभ नाम फोटो ठीक है फोटो हाँ ले लिया मैंने तुम्हारा नहीं तुम ले लो के हाँ